Good morning बच्चों. Today I am going to teach you physical education class 11. The topic is cell. बच्चों, आपने सेल के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन चूँकि फिजिकल एजुकेशन में लगभग 50% बायोलॉजी पार्ट होता है. आज जो है ये बायोलॉजी पार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है. तो उस एनाटॉमी में आपको बोन्स के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, डाइजेशन के बारे में पढ़ना है और हार्ट के बारे में पढ़ना है. ये सभी चीज़ें हम आपको एक एक टॉपिक रेगुलर पढ़ाएंगे और आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए. और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ा सा भी अगर आप कंसंट्रेट हो जाओगे तो ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे. लेकिन यह है बी केयरफुल एंड बी कंसंट्रेट. तो बच्चों, आज का टॉपिक है सेल. तो बच्चों, सेल के बारे में बताना चाह रहे हैं. द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी. आपको पता होगा, अगर हाई स्कूल में ध्यान से पढ़े होगे तो सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है. इसमें बच्चों बताया गया है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये बताया गया है कि सेल जो है किसी भी चाहे वह लिविंग बॉडी हो चाहे वह नॉन लिविंग बॉडी हो, सेल जो होता है वह उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल मतलब सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, और फंक्शनल मतलब जो कि इसी के द्वारा पूरी, चूँकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है, आर्गन से क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी मूवमेंट होती है या हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो ये बताया गया है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी मतलब जो जीवन है, जीवन की सबसे छोटी जो यूनिट कही जाती है वो सेल कहलाती है. क्योंकि अगर सेल नहीं रहेगा, सेल अगर डैमेज होंगे तो सेल, चूँकि कई सेल मिला करके टिश्यू बनाते हैं और कई सेम साइज के टिश्यू मिला करके आर्गन बनाते हैं. अगर आर्गन नहीं रहेगा, आर्गन मीन्स जैसे मान लीजिए आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया और लंग्स हो गया. अगर मान लीजिए एक भी आर्गन आपका डिस्टर्ब हुआ तो आप जो है आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, यू कैन डाई. मीन्स सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इसमें क्या क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. अभी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बारे में हमने फिगर दिखाया है. साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन. यह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है किसके द्वारा में इनक्लोज होता है? मेम्ब्रेन के द्वारा. एक मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली होती है जो कि सेल को पूरा ढके रहती है. सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सबसे पहले बच्चों, सेल की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था. और कब खोजा था? इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था. एंड इट्स न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों खोजा था. रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था? 1831 में. कहने का मतलब सबसे पहले आपका न्यूक्लियस खोजा गया. न्यूक्लियस के अंदर सेल, न्यूक्लियस मीन्स पहले से आपका सेल खोजा गया. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को कब खोजा गया? 1831 में. कौन खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने. इट इज़ 2 टाइप्स. यह 2 टाइप का होता है. पहला है यूकैरियोटिक सेल. पहला क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल. इट हैज सेंटर एंड मोर देन 1 क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है? इसमें सेंटर होता है और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं. इसमें क्या होता है? सेंटर होता है एंड मोर देन 1 क्रोमोसोम, मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं. एग्जाम्पल में जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर वो किस श्रेणी में रखे गए हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं. दूसरा है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल. ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इट हैज नो सेंटर. इसमें कोई सेंटर नहीं होता है. एंड 1 क्रोमोसोम. इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया और वायरस हो गया. ये बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं.
इसमें सिर्फ इसमें सेंटर नहीं होता, केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। तो बच्चों हमको बैक्टीरिया वायरस के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि जो लिविंग, चूँकि हम जो भाई चूँकि हम फिजिकल पढ़ रहे हैं, आप सोचते हो कि हम फिजिकल पढ़ रहे हैं कि ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बेटा बायोलॉजी इसलिए, ये एनाटॉमी इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है क्योंकि जब खेल खेलते हैं हम लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, खेल होता है। जब खेल खेलते हैं तो हमारी कौन सी मसल किस जगह है, कौन सी बोन किस जगह है, हमारा डाइजेशन कैसा है, हम कौन से विटामिन्स और मिनरल्स को, हमारी डाइट कैसे रहनी चाहिए, ये एक फिजिकल टीचर या फिजिकल एजुकेटर को जो है पता होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको पता रहेगा कि हमारी डाइट किस तरह से होनी चाहिए, हमारे शरीर में मसल, कौन सी मसल कहाँ पाई जाती है, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, कौन सी स्मॉलेस्ट बोन होती है, कौन सी लार्जेस्ट बोन होती है, कौन सी स्ट्रांगेस्ट बोन होती है, मतलब ये सब के बारे में आपको जानकारी होना कंपलसरी है। क्योंकि आप एक फिजिकल एजुकेटर हो या आप फिजिकल पढ़ रहे हो, तो आपको अपने शरीर, भाई जाहिर सी बात है, आप दुनिया के बारे में जान के क्या करोगे जब आप अपने शरीर के बारे में भी नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने शरीर के बारे में जानिए। हमारा शरीर, आप चूँकि हमारा हो या आपका हो, आपका शरीर या हमारा शरीर हमारे कब्जे में है, हम इसको जैसे ही ट्रीट करेंगे उसी तरह से ये बिहेव करेगा। अगर हमें ये पता रहेगा कि हम क्या खाएं क्या न खाएं, कौन सा बैलेंस डाइट के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमारी बोन कौन सी, कहाँ स्ट्रांग बोन होती है, कहाँ मतलब स्मॉलेस्ट बोन होती है, अगर इन सब के बारे में जानकारी हमें रहेगी तो जाहिर सी बात है हम संभल के चलेंगे, संभल के कूदेंगे, या अपना मतलब हम उसको ये पता कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ इस जगह पे जंप करेंगे तो हमारे शरीर में कौन सा डैमेज हो सकता है, या हमारी कौन सी हड्डी ब्रेक हो सकती है, या हमारी मसल में कौन सा ट्विस्ट हो सकता है। तो इस मतलब कहने का मतलब इन सब की जानकारी एक फिजिकल एजुकेटर को होना कंपलसरी है। बच्चों यहाँ हम केवल यहाँ सिर्फ आपको पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यहाँ बच्चों यूकैरियोटिक सेल इट हैज टू टाइप्स। यूकैरियोटिक सेल दो टाइप की होती है। पहला है प्लांट, ये दो टाइप के कौन से होते हैं। पहला इसमें आता है प्लांट सेल, दूसरा आता है लिविंग सेल। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ये है बच्चों, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये हार्ड होता है। इसीलिए देखते हो कि जब पेड़ पौधों को अगर आप दबाते हो तो जल्दी दबते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हार्ड होती है। और जो एनिमल की सेल होती है, जैसे हम लोगों की सेल है, यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ दब रहा है, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए लिविंग सेल जो होता है उसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, जो कि लचीला होता है। इसीलिए हम हाथ पर या कहीं भी अगर प्रेस करते हैं तो वहाँ दबता है। तो हमें सिर्फ प्लांट सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, लिविंग सेल के बारे में। क्योंकि हम स्पोर्ट करते हैं, मतलब खेल खेलते हैं, तो हमें अपने शरीर के बारे में जानना है। तो हमें अपने शरीर के बारे में, मतलब हम भी एक लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो लिविंग थिंग्स में लिविंग सेल के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ हमने बच्चों एक सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाया है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, चाहो तो आप उसको ही बना लीजिए। ये लिविंग सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों के जो बॉडी में जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर ये है। क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स में आता है, इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया था प्लांट एंड एनिमल। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ये सभी जो है लिविंग, इसमें जो है लिविंग सेल पाई जाती हैं। तो बच्चों ये जो हमने लिविंग सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, ऊपर की लेयर आप देख रहे हैं जिसको हमने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चों एक साइटोप्लाज्म होता है। अभी इसको हम केवल फिगर आपको बता दे रहे हैं क्या लिखा गया है। इसके बारे में एक चीज़ के बारे में आपको अभी डीपली बता दिया जा रहा है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, लाइसोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, बल्कि बॉडी क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इन सब के बारे में अभी डिटेल से आपको बता दे रहे हैं। तो इसका पहला आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये आपका जो ऊपरी लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यहाँ साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। यहाँ पर एक लाइसोसोम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको लाइसोसोम बोलते हैं।
यहाँ सेल के यहाँ न्यूक्लियस के जस्ट पास एक सेंट्रोसोम होता है, इसका फंक्शन क्या है आगे आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है ये राइबोसोम है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये आप न्यूक्लियस देख ही रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। शरीर को जो हमें एनर्जी मिलती है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही हमको, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहलाता है, यही जो है एनर्जी बनाता है और एनर्जी बनाकर सेल को देता है। सेल जो है कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है जिससे हम काम करते हैं। और फिर यहाँ पर देख रहे हो इस मेम्ब्रेन के पास जो है एक गोल्गी बॉडी है और ये जो है आपका राइबोसोम है। बच्चों इसके बारे में एक के बारे में हम आपको डिटेल से लिख रहे हैं, आप लोग कंसंट्रेट होकर इसको समझिए। हाँ बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा गया प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस। हमने एक फार्मूला बनाया कि प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस। अगर साइटोप्लाज्म को इधर करते हैं तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू हो गया न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म, अगर अभी फिगर जो हमने बनाया था, फिगर में आप क्लियर था कि तो हमने प्रोटोप्लाज्म भी लिखा था, साइटोप्लाज्म भी लिखा था, न्यूक्लियस भी लिखा था। तो यहाँ ये बताया जा रहा है तो प्रोटोप्लाज्म में से अगर साइटोप्लाज्म को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या बचेगा, न्यूक्लियस। या यूँ कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो पहली हेडिंग बच्चों सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is outer and thin layer of the cell. It is outer and thin layer of the cell. It is made of lipids. It is made of lipids and protein. ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसीलिए हमने पहले देखो जब सेल अभी स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने कहा कि हमारी जो सेल होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो कि इसको अगर ये इतनी लचीली होती है कि इसको दबाने से ये जो है दबती है। तो इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इट इज सेमी परमिबल। ये क्या होता है, सेमी परमिबल होता है। सेमी परमिबल मीन्स कुछ साइटोप्लाज्म या जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, कुछ साइटोप्लाज्म अंदर भी आ सकते हैं या बाहर भी आ सकते हैं बाय द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा बच्चों प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज कलरलेस मटेरियल। यह कैसा होता है, यह एक कलरलेस मटेरियल होता है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, यह एक कलरलेस मटेरियल होता है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। ठीक, अभी हमने लिखा था देखो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। इसको कौन खोजा था, एक डुजार्डिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था। नेक्स्ट बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ बिटवीन सेल एंड मेम्ब्रेन। मतलब सेल मतलब मेम्ब्रेन और सेल के बीच का जो हमने जो पार्ट बनाया था, सेल के बाद कुछ गैप था जिसमें सब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह या गोल्गी बॉडी जो वगैरह थी। तो ये बता रहे हैं कि सेल और जो मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। यह जो है एक अल्टमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यह सेल का पावर हाउस कहलाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया कैटाबोलिक रिएक्शन टेक प्लेस। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। इट इज द ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द सेल। इट इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये जो है सेल का ब्रीथिंग सेंटर भी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों गोल्गी बॉडीज। इसको हम गोल्गी बॉडीज नेक्स्ट बच्चों गोल्गी बॉडी आपका पांचवा पार्ट है, पांचवा
5वीं हेडिंग है गाल्गी बॉडी। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सेक्रेशन। गाल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है बच्चों, वो प्रोटीन सेक्रेशन के लिए होता है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है। प्रोटीन को मतलब जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये प्रोटीन के सेक्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गाल्गी। ये कैमिलो गाल्गी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आज मदर ऑफ द सेल। ये जो है इसको मदर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। इट इज लाई इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में लाई करता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इट हैज एसिडिक इन नेचर। ये जो है इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एंड इट हैज डाइजेस्टिव एंजाइम। इसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है क्योंकि इसका नेचर ही एसिडिक होता है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है। इट डाइजेस्ट द बिगर पार्टिकल ऑफ द फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो है प्रोटीन के या फैट के या कार्बोहाइड्रेट के जो बिगर पार्टिकल होते हैं वो जो है उन बिगर पार्टिकल को ये लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट करवाता है। इट इज इसीलिए इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। अच्छा एक चीज़ और है, ये बिगर पार्टिकल को जब ये डाइजेस्ट करता है तो कभी कभी उनको डाइजेस्ट करवाने के चक्कर में इसका सेल खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। मतलब उनके बिगर पार्टिकल को ब्रेक करने में कभी कभी अपने आप को ही खत्म कर लेता है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम। राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन राइबोसोम। ये आरएनए जो है राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए प्रोटीन सेल को चूंकि जो प्रोटीन जो जरूरत पड़ती है यही राइबोसोम ही बनाता है। Therefore, it is also called protein factory of the cell. Next and last topic है बच्चों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंस वर्क नहीं है, बस इट हेल्प इन सेल डिवीजन। ये जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बच्चों इसका हमने पीडीएफ भी आपको भेज दिया है, पीडीएफ भी देख लेना और ये जो वीडियो जा रहा है वीडियो भी देख करके इसका आप नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।